अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक कमज़ोर है तो क्या वो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला? बिल्कुल नहीं। सर ये तो बच्चे के फ्यूचर की बात हो गई, तो बच्चे आगे निकल रहे हैं आपके कोचिंग संस्था से, कई बच्चे टॉपर्स भी निकले हैं, अच्छे रिजल्ट भी निकल रहे हैं। तो सर आपका क्या फ्यूचर प्लान है आगे? मेरा फ्यूचर प्लान कई सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे को रहता है कि भाई अब सर की शादी हो जानी चाहिए। तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आप दोहराना नहीं चाहते? देखिए, हर एक इंसान कुछ ना कुछ गलती करता है। ये इमरान सर के साथ अगर फिर से साथ हो के अगर टीचिंग लाइन में साथ में पढ़ाना पड़े तो क्या आप तैयार होंगे उसके लिए? देखिए, वो निश्चित रूप से वो अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है, फिजिक्स के। और जहाँ तक साथ में पढ़ाने की बात है तो अब शायद ऐसा संभव नहीं है। आज हमारे साथ यूनिवर्सल ट्यूटोरियल के टीचर नीरज सर, जो अपने एक्सपीरियंस से कई स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स और रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स भी दिए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि यूनिवर्सल ट्यूटोरियल बेस्ट क्यों है और यूनिवर्सल ट्यूटोरियल को ही स्टूडेंट क्यों चूज करे। थैंक यू सो मच गौरव जी कि आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया और एक अवसर दिया कि मेरे माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो हैं, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उसको कैसे दूर करें और उसका समाधान क्या है। तो आपने पूछा कि यूनिवर्सल ट्यूटोरियल को ही बच्चा क्यों चूज करे और बेस्ट क्यों है। तो देखिए, यूनिवर्सल ट्यूटोरियल हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहा है और ये हमेशा एक क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया है। साथ ही साथ इस बात पे भी जोर दिया है कि भाई बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। और इस वजह से भी बच्चे जो है वो यूनिवर्सल ट्यूटोरियल को चुनते हैं और उनको पूरा भरोसा है कि यूनिवर्सल ट्यूटोरियल के जितने भी फैकल्टी हैं, चाहे मैं खुद हो गया, क्योंकि जैसे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, या मेरे संस्थान के जो अंग्रेजी, हिंदी और आर्ट्स के टीचर हैं प्रशांत सर, या मेरे संस्थान के बायोलॉजी के जो शिक्षक हैं आर के दुबे सर, या मैथ्स के जो टीचर हैं अभिषेक सर, ये ऐसे फैकल्टी हैं कि बच्चे को पता है कि ये पूरे ईमानदारी के साथ और अपना जान झोंक देते हैं बच्चों के पीछे। तो जब बच्चों को टीचर में एक ईमानदारी दिखता है ना, तो बच्चों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बच्चा खुद ब खुद टीचर के भावनाओं को भांप लेता है कि कौन सा टीचर उनके लिए सोच रहा है और कौन सा टीचर अपने कैरियर के लिए सोच रहा है। तो टीचिंग खुद के कैरियर बनाने का विषय नहीं है, टीचिंग बच्चों के कैरियर को बनाने का विषय है। और इसी चीज़ के कारण मेरा मानना है कि यूनिवर्सल ट्यूटोरियल बेस्ट है और इसीलिए बच्चे मेरे यहाँ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद बेहतर परिणाम ला पाते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि टॉपर रिजल्ट देने की, तो मेरा संस्थान सबसे पहली बार 2018 में टॉपर दिया था, जिसमें स्टेट में, पूरे स्टेट में, बिहार स्टेट में 6th रैंक आया था। और उससे पहले रिकॉर्ड रहा है कि इस जगह से एक भी बच्चे कभी स्टेट रैंक नहीं ला पाए थे। और यहीं से जीत की कहानी शुरू होती है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल की। उसके बाद मतलब बच्चे अच्छे जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया।
तो फिर मैंने 2000 हम लोगों ने 2018 के बाद 2020 में, फिर 2024 2025 इन सभी वर्षों में हम लोगों ने टॉपर्स दिए। बीच में लॉकडाउन यानी 2020 21 22 2021 22 23 ये ऐसा समय था जिसमें बच्चे लॉकडाउन से ज़्यादा प्रभावित थे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन 9th 10th क्लास से ही बच्चों को मिलना कम हो गया था। तो उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल देखने को मिला, लेकिन फिर भी ये संस्थान मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा और उम्मीद है कि आगे भी मुड़कर कभी पीछे नहीं देखेगा और अपने सिद्धांतों पे टिका रहेगा। यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स में कोई नया बच्चा स्टूडेंट आता है स्टार्टिंग में, तो उस बच्चे को आप किस तरह से हैंडल करते हैं कि हाँ अब ये जो आपको शिक्षा मिल रहा है सही डायरेक्शन में मिल रहा है? देखिए, जो नए बच्चे आते हैं, बेशक है कि वो 9th में 10th में 8th में जिस भी सर के यहाँ पढ़ रहे थे, उनके पढ़ाने समझाने का तरीका अलग रहा होगा, क्योंकि हर एक टीचर का टीचिंग मेथड अलग होता है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट किसी बच्चे को कठिन या आसान क्यों लगता है? क्योंकि सब्जेक्ट कठिन या आसान नहीं होता है, टीचिंग मेथड उसको कठिन बना देता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं और उनको पसंद आता है पहली बार में ही, तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होता है कि उन बच्चों का जो बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं सबसे पहले समस्या के निदान पे ध्यान देता हूँ कि आखिर पहले समस्या को डिटेक्ट किया कि भाई जो बच्चा नया आया है उसकी समस्या क्या है, क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है या उसके आत्मविश्वास में कमी है। और उसको जब डिटेक्ट कर लेता हूँ तो डिटेक्ट करने के बाद फिर उस बच्चे के उस प्रॉब्लम पे मैं वर्क करता हूँ। जब उस प्रॉब्लम पे वर्क करता हूँ तो धीरे धीरे उसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है या उसके आत्मविश्वास में जो कमी है वो इनको जब जैसे जैसे वो समय बीतता है और ठीक होने शुरू होता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बाहर आना शुरू होता है और फिर जा कर के वो बच्चा जो है निखर के आता है और वही बेहतर परिणाम देता है। जब आप टीचिंग लाइन में एंट्री मारे तो सर क्या पेरेंट्स का आपका सपोर्ट था? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर अभी गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई फील्ड में वो जाना चाहता है तो पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी कम होता है। तो सर आपका जब आप टीचिंग लाइन में गए तो आपका पेरेंट्स का सपोर्ट उस टाइम कैसा था? जी, टीचिंग फील्ड में आने वक्त मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट जो है ना, वो सच कहूँ तो मुझे काफ़ी मिला। कारण इसका क्या था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था जेई का, तो उसमें पैसे की तंगी के कारण जब मेरा कॉलेज छूटा तो ये घर के सभी लोगों को जानकारी था। तो सभी को पता था कि पढ़ाई में मैं बेहतर हूँ और इस वजह से जब मुझे ऑफ़र आया टीचिंग का तो उस समय मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सहयोग किया, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सहयोग किया। उन्होंने उनको जब पता चला कि मुझे आया है ऑफ़र तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं जाओ। मेरा कॉन्फिडेंस उस समय कम था क्योंकि मैं बहुत एज में कम था उस टाइम, तो उनका सपोर्ट मिला कि नहीं जाओ, बेहतर तुम करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। और सबसे बड़ा चीज़ भरोसा ही तो होता है, क्योंकि संसाधन सीमित हो सकता है लेकिन उनका भरोसा सीमित नहीं था और ये भरोसा ही है जिसकी वजह से वो भरोसा ही मेरी ताकत है और उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ। तो सर आपने जब फर्स्ट क्लास ओपन किए टीचिंग लाइन में तो फिर उस समय कैसा माहौल था और क्या उस समय बच्चे कितने थे? शुरुआत बहुत छोटी थी और उस समय सिर्फ 8-10 बच्चे थे, लेकिन मुझे भरोसा था कि अगर सही ईमानदारी से अगर सही शिक्षा दी जाए, मतलब सही से पढ़ाई दिया जाए, तो बच्चे ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और आज बच्चों का भरोसा ही है जिसकी वजह से यूनिवर्सल ट्यूटोरियल जो है उसका ये नाम हो पाया। और साथ साथ कहूँ तो इतने बच्चे जो आज हमारे साथ हैं और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं वो उनका भरोसा ही है और इस भरोसे को जीतने में हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, उसके बारे में क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, सफलता का पैमाना हम लोग के समाज में सेट कर दिया गया है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में ही होंगे तो सफल माने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ख़ास करके अगर आप देखिए दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कोई सरकारी जॉब में नहीं, वो जॉब पे रख रहे हैं लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे भी हज़ारों की संख्या में ऐसे सफल लोग हैं, आपके सामने ऐसे उदाहरण हैं जो अपने स्कूल लाइफ में बहुत औसत थे लेकिन उनके सीखने की भूख बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से वैसे
व्यक्ति आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी पा कर के सफल नहीं है या उनके सरकारी नौकरी की वजह से नाम नहीं है, बल्कि उनका नाम आज अगर है तो सिर्फ उनके सीखने की भूख की। सर तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब कि एक पेरेंट्स का सवाल था कि वो जब स्टूडेंट 10th पास करते हैं तो 10th पास करने के बाद वो स्टूडेंट खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उनके लिए सही सब्जेक्ट कौन सा होगा जो आने वाले फ्यूचर में वो सही डिसीजन ले सके। तो सर स्टूडेंट 10th पास करने के बाद वो खुद से डिसीजन कैसे ले और डिसीजन लेने के बाद वो सब्जेक्ट जो चूज करता है तो उसके लिए फ्यूचर में सही है या फिर नहीं? मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है, ठीक है, तो मेरा मानना है कि डिसीजन ना मतलब बच्चे और पेरेंट्स को ना मिल कर लेना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का अनुभव और बच्चे की रुचि अगर इस दोनों का संयोजन हो जाए तो ये बच्चे के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि गार्जियन का सपोर्ट ऑलरेडी मिला हुआ रहेगा, क्योंकि उनकी भी सहमति है। तो ये मैं मानता हूँ। अगर बाय द वे लगता है बच्चों को कि मेरे से भूल हो गई, तो गलती को मान लेना हार नहीं है, लेकिन समय रहते सही निर्णय ले लेना ये समझदारी। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जब सर की जैसे कम मार्क्स आया तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारा कम मार्क्स आया तुम आर्ट्स ले लो। कई स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो बोलते हैं साइंस ले लो। बट साइंस रिजल्ट पर सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या फिर मतलब जो उसमें इंटरेस्ट है बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस हिसाब से लेना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, और ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रश्न चलता है, और जनरली हम लोग भी हर साल इस चीज़ को फेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग के पास आते हैं तो इसी चीज़ को लेकर के आते हैं कि मेरा मार्क्स अच्छा है इसीलिए हम साइंस लिए, या सर मेरे भाई का मार्क्स अच्छा नहीं आया था इसलिए वो आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया। लेकिन मेरा मानना क्या है कि मार्क्स के आधार पे ना तो हम बच्चे को जज करते हैं और ना किसी बच्चे के पेरेंट्स को भी जज करना चाहिए अपने बच्चे को। और सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर आपका मार्क्स कम भी है तो आपके अंदर उसको संभालने की क्षमता कितनी है, आप जिस सब्जेक्ट को चुन रहे हैं उसमें भविष्य कैसा है, और आपका इंटरेस्ट क्या है। यानी अगर इंटरेस्ट, क्षमता यानी कैपेबिलिटी, और साथ ही साथ उसका फ्यूचर क्या है, इस तीनों को अगर ध्यान से रख के अगर बच्चा सब्जेक्ट चुने तो मार्क्स बीच में आएगा ही नहीं, और वो बेहतर कर पाएगा अपने लाइफ में। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस में? देखिए गौरव जी, ऑनलाइन क्लास दूरी कम किया है, दूरियां घटाया है, लेकिन ऑफलाइन दिलों को करीब लाया है। मेरा मानना है ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों के आंखों में देख करके पता चल जाता है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं, फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि बच्चे का भाव क्या है, वो कितना उस टॉपिक को समझ पा रहा है। इसीलिए अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात आप कीजिएगा तो मेरा मानना है कि मैं ऑफलाइन टीचिंग को ही प्राथमिकता दूंगा। लेकिन ऑनलाइन आज के ज़माने में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं, चैट जीपीटी का ज़माना है, जेमिनाई है, बहुत सारा चीज़ है जो बच्चों को सपोर्ट कर रहा है। तो इस ज़माने में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑनलाइन का महत्व नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का अपना एक महत्व है, लेकिन अगर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का सपोर्ट हो, जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, तो वो बच्चे की पढ़ाई में, उसकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेगा। जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ गया, किसी छोटे मोटे फंक्शन में उलझ के रह गया और उसकी क्लासेस छूट गई, तो उसको ट्रैक पे कैसे लाए। तो इसके लिए वो ऑनलाइन क्लास है ना जो उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आप नोट्स ले सकते हैं लेकिन टीचर का फिर से क्लास कहाँ से लगेगा। तो उसका भी महत्व है कि बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लाइव क्लास जो रिकॉर्ड हो चुका है उसको देख सकते हैं, और ऑफलाइन में क्या है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको मिल जाएगा। तो दोनों का अपने अपने जगह पे महत्व। तो दोनों का अपना अपना सही से मतलब कई स्टूडेंट होते हैं कि कई पेरेंट्स का सवाल भी होता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, फिर ऑनलाइन क्लास करते करते वो किसी और चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होने का वजह एक ये है कि ऑनलाइन आप देखेंगे कैसे, मोबाइल से ही देखेंगे, और मोबाइल अभी के समय में डिस्ट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा वजह है। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, अब जो कहते हैं ना कि ये टॉपर्स है, टॉपर्स मेहनत से ज़्यादा ना डिसिप्लिन से बनता है। और
मोबाइल अगर आपके पास है तो सोशल मीडिया बुरा नहीं है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बुरा है। ठीक है, कोई बच्चा सोशल मीडिया का ही यूज करके अपने पढ़ाई को और बेहतर कर लेता है। जैसे वो इंस्टाग्राम भी अगर चला रहा है तो उसमें ऐसे पेज को फॉलो किया हुआ है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। मोबाइल अगर उसके पास है तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा है, जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपने कॉन्सेप्ट को और धार दे रहा है। और इसी जगह कुछ बच्चे होते हैं, उसको एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए उसका दिल बेचैन हो जाता है। तो सर आजकल के जो मतलब स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई जो करते हैं वो रिजल्ट के लिए ही पढ़ाई करते हैं या स्किल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, अगर अभी की बात करें तो बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए, क्योंकि संस्थान जो होते हैं, शिक्षण संस्थान जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे हम लोग भी चलाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जोर रिजल्ट पे दिया जाता है। स्किल कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन रिजल्ट आपको एग्ज़ाम पास करा के देगा, आपका रिजल्ट आपको आपके 1 साल के तैयारी को बताएगा, लेकिन स्किल आपको सफलता दिलाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि रिजल्ट के पीछे भागने की जगह अगर स्किल के पीछे भागा जाए तो वो बच्चे जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो मतलब अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर स्किल पे भी फोकस किया जाए तो अ, उसका रिजल्ट के साथ साथ और उसका फ्यूचर कैसा होगा? अगर रिजल्ट, देखिए रिजल्ट क्या है ना, रिजल्ट आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा, ठीक है, लेकिन स्किल क्या है गौरव जी, कि स्किल आपको आपके सफलता तक पहुंचाएगा। तो इसीलिए अगर रिजल्ट और स्किल दोनों साथ साथ हो तो इस रिजल्ट की वजह से आपको कॉलेज में दाखिला मिला, और स्किल आपको क्या करेगा, प्लेसमेंट दिलवाएगा। आपका जो स्टार्टअप है, आपकी जो सोच है, या आपको जो लगता है कि नहीं हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, उसके पीछे जो आप काम करेंगे वो आपको स्किल जो है आपकी उस सफलता को पूरा, उसके आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर अगर सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर कैसा हो जाएगा, कैसा होगा? देखिए, अगर सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए आप पढ़ेंगे तो आप एक पड़ाव को पार किए हैं। आप अपने पूरे जीवन का जो एक लक्ष्य जो है, जिसको हासिल करना आप चाहते हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, काफ़ी दूर रह जाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक स्टेज, आपका एक पड़ाव पार करवाता है, आपको सफलता नहीं दिलाता। जैसे कहने के लिए, कोई बच्चा आईटीआई का कोर्स किया, लेकिन आईटीआई का कोर्स करने के बाद जो उसको आईटीआई का डिग्री मिला वो एक पड़ाव है, वो आपको जॉब नहीं दिलाएगा। जॉब दिलाने के लिए आपका जो उस आईटीआई में स्किल आपने प्राप्त किया है और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके सफलता से ही तय होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि रिजल्ट को ये ध्यान में रख के चलना चाहिए बच्चों को कि रिजल्ट एक पड़ाव है, और अगर मैं सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करूँगा तो मेरे लिए सिर्फ एक दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। उसके लिए स्किल स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट आज से मार्क्स के अलावा स्किल पे ज़्यादा फोकस करे तो उसका पढ़ाई करने का तरीका कितना बदल सकता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक और इसके पहले प्रश्न आपने पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। और मेरा मानना है कि एग्ज़ाम और ये स्किल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अगर कोई स्किल के पीछे वर्क करने लगेगा तो उसके पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोग जब छोटा बच्चा होता है ना, तो बचपन से ही उससे ये पूछते हैं कि रिजल्ट कैसा आया, ये नहीं पूछते कि आज आपने क्या सीखा। तो इसकी वजह से बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ जाता है कि जो है वो रिजल्ट है, और जब वो आसपास समाज में देखता है कि किसी का रिजल्ट बेहतर आया और उसको मोबाइल मिला है, घड़ी मिला है, बाइक मिल गया, तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं बात क्लिक कर जाता है कि जो है वो रिजल्ट है, और इसकी वजह से क्या है कि वो रिजल्ट के पीछे भागता है। लेकिन अगर हम टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल ये मिल करके अभी से भी अगर बच्चे को ये पूछना शुरू कर दे कि आज आपने क्या नया सीखा, ना कि ये कि आपका रिजल्ट क्या आया, तो पढ़ाई का पूरा जो हमारा उद्देश्य है ना, वही चेंज हो जाएगा
और फिर उस स्किल की वजह से पढ़ाई में एक नई क्रांति आ जाएगी। कई स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई तो सही तरीक़ा से करते हैं, बट उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। तो सर पूरे से तुलना करने लगता है कि यार मुझसे ज़्यादा क्यों तेज़ है, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मेरा रिजल्ट भी, मेरा टेस्ट में मार्क्स भी कम आ रहा है, इसका ये कम पड़ता है, इसका मार्क्स में ज़्यादा नंबर आ रहा है। तो ये जो सोच है बच्चों को, कहीं कहीं ज़्यादा बच्चों को ज़्यादातर यही सोच रहता है कि यार मुझसे ज़्यादा क्यों पढ़ता है, वो कम पढ़ता तो मैं भी कम पढ़ूंगा, मेरा भी अच्छा रिजल्ट आता। तो ये सोच जो है बच्चों को आने वाले फ्यूचर या रिजल्ट पे कैसा प्रभाव पड़ सकता सच कहो तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आप जब कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो कॉन्फिडेंस गिराता है। कोई ऐसे बच्चे हैं जिसका पढ़ाई, देखिए कोई बच्चा कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है, स्पीड ऑफ लर्निंग की बात है। कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हम कंपैरिजन जब करने लगते हैं तो मेरे अंदर एक आ जाता है कि ये इतना जल्दी क्यों सीख गया, और ये कंपैरिजन उसके कॉन्फिडेंस को गिराता है। और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस की जब कमी आती है तो ये बच्चा समझ नहीं पाता है, वो अपने अंदर के टैलेंट को अच्छी तरह से निकाल नहीं पाता है। उसको लगता है कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है। अगर मेरा मानना है कि बच्चा कंपैरिजन करना छोड़ दे और सीधा सोच के चले कि मेरा स्पीड ऑफ लर्निंग थोड़ा स्लो है, हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, तो हो सकता है मे बी कि वो बच्चा बेहतर स्किल ले करके एक अच्छे टॉपर बच्चे से भी आगे निकल सकता है। कहीं जब जब आप क्लास में पढ़ाते होंगे तो कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सवाल पूछने से डरते हैं। तो ये जो डर है, क्या उसके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है? कभी कभी सवाल मन में आता है कि यार ये सवाल मेरे मन में आ रहा है, सर से मुझे पूछना चाहिए, वो पूछ नहीं पाता किसी डर के वजह। वो डर जो है क्या आने वाले रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल। देखिए, जो क्वेश्चन पूछने से डर गया वो बच्चा सीखने का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। क्योंकि आप क्लास ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किए थे? इसीलिए आप ज्वाइन किए थे क्योंकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दिक्कत आता है, कहीं कुछ चीज़ आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप टीचर से इंटरेक्ट हो सके। लेकिन आप इस भय में और पहले ही प्रिजम्पशन पाल लिए दिमाग में कि शायद टीचर मुझे डांट देंगे, जो कि बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं और उनको करना नहीं चाहिए। हम लोग हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछने की आज़ादी है, और इसीलिए हम ओपन काउंटर रखे हुए हैं कि बच्चा कभी भी मेरे से इंटरेक्ट कर सके, कोई भी क्वेश्चन बेझिझक पूछ सके। तो एक फ्रेंडली बिहेव भी टीचर को बना के रखना होता है कहीं ना कहीं, ताकि बच्चा क्वेश्चन पूछने से डरे नहीं। क्योंकि जब वो क्वेश्चन आकर खुलकर पूछता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो डर है उस प्रश्न को लेकर वो ख़त्म होता है और उसका कॉन्फिडेंस निखर कर आता है। तो हम ये मानते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर किसी टीचर से प्रश्न पूछना है, ठीक है, तो इसके लिए उसमें टीचर का भी उतना ही सहयोग होना ज़रूरी है। अगर टीचर सपोर्टिव नहीं है, टीचर इस बात को लेकर के क्वेश्चन बताना छोड़ देते हैं कि शायद मैं अगर इसको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो ये अगली बार मेरे से 2 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे के अंदर ये डर आता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को कभी भी क्वेश्चन पूछने से हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछने से बचते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको सीखने का जो एक अवसर मिल रहा है उससे आप काफ़ी दूर हो जाते हैं। और कहीं न कहीं आने वाले जो आप सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पाते हैं, और ये काफ़ी रिजल्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, रिजल्ट पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं पढ़ने में अच्छा था पहले, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ जो मैं पिछड़ जा रहा हूँ। तो इसका एक वजह है उसके अंदर का हेजिटेशन। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जैसे मैं भी अंतर्मुखी था और उसका बहुत मतलब खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि देखो, कभी भी क्वेश्चन पूछने से मत हिचको, नहीं तो लाइफ में कुछ ऐसे समय आएंगे जहाँ इस क्वेश्चन नहीं करने की वजह से तुम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे, तुमको कई चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुम उस चीज़ को खो दोगे। इसीलिए हर स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ में जब वो जाता है, अंतर्मुखी बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसको अपने टीचर का भी नेचर समझना होगा कि टीचर किस तरह के हैं,
और कितना फ्रेंडली है मेरे साथ। क्या हम जो क्वेश्चन पूछेंगे अगर वो क्वेश्चन वो सहजता से बता देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे बच्चे क्वेश्चन पूछने से फिर कभी हिचकेंगे। जी, क्लास में क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहता है ना कि छोटा छोटा अगर आप अंदर अगर आपके मन में कुछ चल रहा है और आप डॉक्टर को नहीं बता रहे हैं, आप उसको बताने से संकोच कर रहे हैं, तो वही छोटा छोटा चीज़ मिलकर एक बड़ा बीमारी दे देता है। पढ़ाई में भी कुछ ऐसा ही है। आप छोटे छोटे हल्के कॉन्सेप्ट को भी अगर आप नहीं पूछते हैं अपने शिक्षक से और उसको इस संकोच में कि सर डांट देंगे डर से नहीं पूछते हैं, तो वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ही एक बड़ा बीमारी देगा। यानी कहने का मतलब है आपका पूरा सब्जेक्ट खराब कर सकता है। पहले टॉपिक चैप्टर ख़राब करता है और चैप्टर से चैप्टर बनते बनते पूरा सिलेबस तैयार होता है, फिर पूरा सिलेबस ख़राब हो जाता है, यानी पूरा सब्जेक्ट मेरा ख़राब हो जाता है। फिर मुझे लगता है क्या कि चलो ये सब्जेक्ट तो मेरा गया, अब इस सब्जेक्ट पे ही बेहतर करके मार्क्स लाया जाए। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि 5 सब्जेक्ट मेरे 5 उंगली के जैसा है। अगर एक उंगली भी अगर मैं ना मोड़ूँ तो ये मुट्ठी नहीं बन पाएगा, और मुट्ठी नहीं बनेगा तो किसी पे हम प्रहार नहीं कर सकते। तो अगर एक पंच बनाना है तो हमको पांचों उंगली को संगठित करना पड़ेगा, उसी तरह से पांचों सब्जेक्ट को संगठित करना पड़ेगा। अगर पांचों सब्जेक्ट संगठित हो जाए तभी हम एक टॉप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने टीचर से जो भी आपका परेशानी है, कोई कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाए तो वो पूछना पड़ेगा। इसमें आप डरेंगे तो आप बार बार, जैसा मैंने कहा, कि सीखने का एक बड़ा अवसर खो देंगे। और क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज कौन होता है, गर्ल्स या बॉयज? देखिए मेरा मानना है कि इसमें ना गर्ल्स को हम प्राथमिकता दे सकते हैं इस मामले में, ना बॉयज़ को। क्योंकि क्या है ना कि कोई बच्चा जो है वो जन्म से हो सकता है कि उतना, कोई गर्भ से जब जन्म लेता है तो ऐसा थोड़ी है कि वो बहुत होशियार होकर के निकलता है, या बहुत सारा बच्चा जो होता है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, वो मेहनत ही हमारा है और एक कंसिस्टेंसी ही है जो ये डिसाइड करवाता है कि आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे या एक बुरे स्टूडेंट बनेंगे। तो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, जो मेहनत कर गया, जो कंसिस्टेंसी दिखाया पर अपने पढ़ाई में, वही आज के समय में आगे निकलेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी में नहीं है, जैसे आप कछुआ और एक खरगोश की कहानी सुने होंगे। खरगोश धीरे ही दौड़ रहा है लेकिन कंसिस्टेंसी है उसमें। कछुआ कछुआ धीरे ही दौड़ता है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी है। लेकिन खरगोश तेज़ दौड़ के बीच में ब्रेक ले लेता है, तो क्या होता है? रेस कौन जीतता है? खरगोश जीतता, कछुआ रेस जीतता है, कछुआ रेस जीत जाता है। तो यही चीज़ हम लोग के जीवन में पढ़ाई के समय होता है। अगर कोई 3 घंटे की पढ़ाई कर रहा है और कोई बच्चा 25 मिनट का ही पढ़ाई कर रहा है लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ कर रहा है, तो मेरा मानना है कि इस 3 घंटे पे भारी वो 25 मिनट पढ़ने वाला है। इसीलिए लड़का हो या लड़की, जो पूरी एकाग्रता के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा वही आज के समय में आगे होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि लड़का हो या लड़की हो, कोई भी आज के समय में आगे निकल सकते हैं। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लड़कियां बाजी मार रही। किसी भी फील्ड में आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई में ब्रेक नहीं लेना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको एक रूटीन की तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई अगर हमको सफल होना है तो हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आपका पॉडकास्ट है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरा टीचिंग है, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई बिजनेस चला रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो फिर उसमें सक्सेस नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अगर रोटी बनाने जाए पहली बार तो क्या हम सही से बेल पाएंगे? नहीं, भारत का नक्शा बन जाता है। लेकिन उसी जगह मेरी माँ, वो बहुत अच्छा बेल पाती है, आपकी माँ बहुत अच्छा बेल पाती है, या बच्चों की माँ अच्छा बेल पाती है। तो इसका कारण क्या है? कंसिस्टेंसी, क्योंकि रोज़ उसी चीज़ का प्रैक्टिस चल रहा है। तो प्रैक्टिस अगर कोई करेगा तो उस बच्चे को बिना प्रैक्टिस किया हुआ बच्चा पछाड़ ही नहीं सकता। आजकल के जो स्टूडेंट है सर, तो वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसिडेंटली नहीं कर पाते। वो रूटीन भी बनाते हैं तो 1 वीक 2 वीक तक चलता है, फिर वो आगे जाके वो अपना रूटीन भी तोड़ देते हैं।
तो कहीं न कहीं वो किसी वजह से उनका माइंड भटकता है। तो ये जो फ़ोकस करने की वजह है, जो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, इसका कारण मोबाइल फ़ोन है या सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहने के कारण ऐसा। तो फ़ोकस करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो बच्चे मतलब सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं या बहुत लंबे समय तक रील स्क्रॉल करते हैं, तो ऐसे बच्चे का फोकस तो निश्चित रूप से घटता है। लेकिन अगर एक पढ़ने वाला बच्चा जो इस ट्रैप में फंस जा रहा है, सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? तो जैसा कि मैं पहले भी एक दो जगह पे ऐसा बात बोला कि सबसे पहले तो है क्या कि आपको मोबाइल का जो है वो मोबाइल मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आप मोबाइल फ़ोन कितना यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, टाइमर भी होता है, हर एक ऐप का टाइमर होता है, वो आप सेट कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, आप अपना डेली टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि डेली टारगेट सेट रहेगा और वो अचीव नहीं होगा तो आपके अंदर एक बात आएगा कि भाई मैं आज का टारगेट अचीव नहीं कर पाया। अपने मतलब स्टडी आवर को फिट कीजिए कि मेरा स्टडी आवर क्या रहने वाला है। तो ये क्या है, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड बनाएगा। दूसरा नंबर, फोकस कैसे गेन करें, इसके लिए पोमोडोमो एक टेक्निक होता है। क्या होता है ये टेक्निक? इस टेक्निक में होता क्या है कि हम बहुत लंबे समय तक किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने की बजाय छोटे छोटे हिस्से में उसको बांट लेते हैं। जैसे कि 25 मिनट का एक टाइम पीरियड ले लिए और उस 25 मिनट में मैंने केमिस्ट्री पढ़ा या मैथ पढ़ा या फिजिक्स पढ़ा या इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, उस 25 मिनट के लिए पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि 25 मिनट पढ़ के छोड़ दिया। 25 मिनट के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, पानी पीना, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना, आँख को आराम देना। फिर यही चीज़ आपको फिर अगले 25 मिनट में जो सब्जेक्ट आप पहली बार लेकर पकड़ के बैठे हैं, जैसे केमिस्ट्री लेके बैठे, तो उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। ऐसा करने पर आप लगभग 1 से 1.5 घंटा पूरे उस एक सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। लेकिन आप बच्चे अगर इस टेक्निक को अपना कर देखेंगे तो उनको इसमें एक बेजोर का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। बच्चों को ये बिल्कुल महसूस होगा कि हम बहुत फोकस्ड होकर के इसको पढ़ पाए। छोटे छोटे हिस्से में पैकेट में बांट देने के कारण एक बड़ा सा सिलेबस भी धीरे धीरे आराम से कवर होने लगा और फोकस बढ़ता है इस टेक्निक से। जब मेरा वो हो गया तो अब हम उस 4 सेट में 25 प्लस 5 के 4 सेट में जब मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो अब उसके बाद आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो आपको थकाए कम, जैसे मैथ हो गया, हिंदी का कहानी हो गया, ठीक है, हाँ। तो वो भी आप ऐसे ही 25 मिनट प्लस 5 मिनट के सेट में पढ़िए। इसको आप रिपीट कीजिए हर एक सब्जेक्ट के साथ। आप देखेंगे कि बहुत लंबा सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, आपका फोकस काफ़ी बढ़ेगा, आप चीज़ों को बेहतर याद रख पाएंगे। जो बार बार भूलने की आदत होती है ना कि पढ़े सर, अक्सर बच्चा बोलता है सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में लिखने वक्त भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो ये टेक्निक अपना करके देखे तो निश्चित रूप से वो बच्चा आकर के बोलेगा कि सर क्या गजब का टेक्निक था। लेकिन आफ्टर ऑल बात वही है कि इस टेक्निक में उस 25 मिनट के अंदर आपको अपने से दूर रखना होगा मोबाइल को। आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि उस 25 मिनट में हम 1 सेकेंड के लिए भी अपना ना नोटिफिकेशन देखेंगे, ना सोशल मीडिया ओपन करेंगे, मोबाइल से बिल्कुल दूरी। आपको जो करना है वो जो 5 मिनट का ब्रेक है उस 5 मिनट के ब्रेक में देखिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप डेली टारगेट सेट नहीं किए हुए हैं तो उस 5 मिनट के ब्रेक में भी जब आप देखना शुरू करेंगे तो 5 मिनट कब आपका 1 घंटा बन जाएगा ये आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए हम 2 बात आपके सामने रखें। एक तो है कि हमारा डेली टारगेट सेट होना चाहिए, रूटीन आवर मेरा सेट होना चाहिए ताकि मेरे अंदर डिसिप्लिन आए। और दूसरा ये जो पोमोडोमो टेक्निक मैंने आपको बताया, इस टेक्निक के ज़रिए बच्चे जो है वो लॉन्ग स्टडी भी कर। तो सर स्टूडेंट का पढ़ने का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए? देखिए, पढ़ने का कोई सही टाइमिंग नहीं है। मतलब जिस समय आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है वही सबसे गोल्डन टाइम है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बच्चा ना कहता है कि सर सुबह में मेरे से उठा नहीं जाता है लेकिन रात के 2 बजे तक पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उस समय उसका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वही उसका गोल्डन टाइम। कोई बच्चा कहता है सर मेरे से नींद बर्दाश्त नहीं होता है, हम रात में जल्दी सो जाते हैं,
लेकिन सुबह जितना सवेरे आप मुझे उठा दीजिए, हम पढ़ लेंगे, क्योंकि उस समय सुबह उसका ब्रेन एक्टिव रहता है। तो मेरा मानना है कि पढ़ने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इसी टाइम पढ़ा जाए तो बेहतर किया जा सकता है। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है और हर एक टाइम पीरियड में एक्टिव माइंड होता है उसका। कोई सवेरे उठ के पर बहुत लंबा स्टडी कर पाता है, तो कोई बहुत रात तक जग के कर पाता है। तो इसीलिए जिस समय आपका माइंड एक्टिव होता है वही आपका गोल्डन टाइम है, और उसी को पकड़ लीजिए, और उसी को पकड़ के फिर उसमें जितना मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा सकते हैं उसका उठाइए, और लॉन्ग से लॉन्ग स्टडी कीजिए। तो सर केमिस्ट्री में स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक सबसे हार्ड लगता है? देखिए, केमिस्ट्री में जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है उसमें होता है। और मेरा मानना है कि चाहे वो आईआईटी जेईई का बच्चा हो, चाहे वो जेईई मेंस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हों, या जिसको आईआईटी जेईई जिसको अभी एडवांस कहा जाता है, या फिर नीट के बच्चे हों, इन सभी बच्चों को कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के उस टॉपिक यानी रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो चैप्टर है, जैसे हेलोएल्केन हेलोएरिन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इन सब में डर लगता है। कारण क्या है? कारण है कि 11th पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने नींव को ही कमज़ोर कर लेते हैं, और जब नींव ही कमज़ोर होगी तो इमारत कैसे अच्छा बनेगा। इसीलिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा मानना है कि उसको क्लास में ही बहुत बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है, और बहुत कम सेल्फ स्टडी करके भी आप केमिस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जब तक आप क्लास में क्वेश्चन जिसमें अभी आपको डाउट आया वो नहीं पूछेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा और सीखने का अवसर भी आप खो देंगे। इसीलिए अभी मेरा मानना यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि उसका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो टॉपिक है वो सबसे कठिन। तो बच्चों को आप समझाते कैसे हैं उस टॉपिक को? समझाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में नोमेनक्लेचर आ जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है रेजोनेंस, अनुनाद जिसको बोलते हैं। अगर इन सब बेसिक चीज़ों को, आइसोमेरिज्म है एक, जैसे समाव्यवता हो गया, इन सब टॉपिक्स को अगर क्लियर कर दिया जाए और बच्चों को अच्छे ढंग से समझा दिया जाए, तो फिर सच्चाई तो ये है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि उतना कठिन नहीं रह जाता है। सर बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है? देखिए, केमिस्ट्री में ऐसे तो सिलेबस बना हुआ है हम लोगों का, जिसके 3 सेक्शन है केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, सब में बंधा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्क्स के बेसिस पे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बच्चा अपना वीक करके बैठा पड़ा है। क्यों? क्योंकि भौतिक रसायन में चैप्टर्स कम है और कहीं ना कहीं उसमें थ्योरम है, व्यंजक सब है, तो इसीलिए बच्चे को थोड़ा आसान भी लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चैप्टर्स कम है, ज़्यादा चैप्टर भी किस में है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मेरा मानना है कि बच्चों को 3 सेक्शन में अगर वो 2 सेक्शन बहुत अच्छा कर ले, जैसे फिजिकल और ऑर्गेनिक, तो अभी जो हमारा एग्ज़ाम प्रणाली है, एग्ज़ाम पैटर्न जो बना हुआ है, उस पैटर्न पर मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम रिजल्ट लाया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम प्रणाली भी एक वजह है जिसकी वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है बच्चों को। जी, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से कई सारे बच्चे टॉपर्स निकले हैं, तो वो कौन सी आदतें हैं समान स्टूडेंट के पास नहीं है? देखिए, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने का मौका मिलेगा, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी, कि क्या ऐसा चीज़ है जो टॉपर्स को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाता है, और क्यों ऐसा रिजल्ट जो है वो हम लोग दे पा रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो एवरेज रहे हैं, जिसमें एक अंकित रहा है मेरे यहाँ, जिसका 10th का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो 2nd डिवीज़न था। लेकिन जब वो इंटरमीडिएट में आया मेरे यहाँ और पूरे 2 साल का पढ़ाई करने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आया, तो उस साल का हमारे पूरे संस्थान का 2nd टॉपर था। तो होता क्या ना कि एक तो मेंटलिटी, टॉपर्स जो है, देखिए, सिर्फ मेहनत डिसाइड नहीं करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी भी डिसाइड करता है कि आप जो है वो कितना बेहतर कर पाएंगे।
तो एक सामान्य स्टूडेंट और एक टॉपर में मैं यही फ़र्क देखता हूँ कि टॉपर जो होता है उसमें कंसिस्टेंसी होता है, कंटिन्यूअसली रिवीजन करते हैं, जो मिस्टेक वो करते हैं उस मिस्टेक का वो एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं करता है। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वो टेस्ट भी स्किप करते हैं, लेकिन आपको टॉपर्स कभी टेस्ट स्किप करते हुए नहीं दिखेगा। तो जो आप 3-4 बात मेरे से पूछा है आपने, उसमें एक ये है कि कंटिन्यूअसली रिवीजन, कंसिस्टेंसी, टेस्ट कंटिन्यू देना, मिस्टेक को नोट डाउन करना। यानी मेरा मानना है कि हर एक बच्चे को अपना एक मिस्टेक नोटबुक बनाना चाहिए, ताकि सेम मिस्टेक को अगली बार ना दोहराए। मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, मिस्टेक को दोहराना गलत है, और टॉपर्स यही नहीं करते हैं, इसीलिए वो टॉपर्स कहलाते हैं और वो एवरेज स्टूडेंट कहलाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर इस चीज़ को कोई एवरेज स्टूडेंट समझ ले तो वो एवरेज कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई एवरेज नहीं होता है। एवरेज जो है ना, हमारा सोच हमको एवरेज बनाता है, और कहीं ना कहीं हम जो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, भागते हैं उस चीज़ से, जो एक टॉपर नहीं भागना चाहता है, कारण जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए उस पॉइंट को वो फॉलो करता है। यही चीज़ अगर एक एवरेज स्टूडेंट फॉलो करे तो वो कब एवरेज से टॉपर के श्रेणी में आ जाएगा उसको खुद पता नहीं चलता है। और यही चीज़ है जो हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं, और इसकी वजह से जो है वैसा रिजल्ट हम लोग दे पाते हैं। तो सर क्या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 3 से 4 मंथ की शुरुआती दौर में की जा सकती है? देखिए, तैयारी करने का कोई प्रॉपर एक टाइम नहीं होता है। मेरा मानना है कि पहला दिन ही शुभ दिन है। जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई साल भर अगर तैयारी कर रहा है बच्चा और आप आखिरी के 3 महीने में आकर उसे पछाड़ दें। इसीलिए तैयारी जितना पहले करते हैं उतना बेहतर परिणाम आने की उम्मीद रहेगी। तो मैं मानता हूं कि पहला दिन ही शुभ दिन है। तो शुरुआती के 3 से 4 महीने में अगर किसी स्टूडेंट को अगर तैयारी करना हो, प्रॉपर एग्ज़ाम की तैयारी, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी, तो उसे क्या करना चाहिए आखिरी के 3 से 4 महीने? जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड ऑफ लर्निंग, किसी बच्चे का स्पीड ऑफ लर्निंग बहुत अच्छा है तो आखिरी के 3-4 महीने में भी प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स ले आता है। लेकिन आप नॉलेज कहाँ से लाएंगे? जो साल भर बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके नॉलेज में और आखिरी के 3-4 महीने में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके नॉलेज में काफ़ी फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि उस समय वो सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा है, पास करने के लिए पढ़ रहा है। और जो पहले से पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है? सीखने के लिए भी पढ़ रहा है, सीख भी रहा है और तैयारी भी एग्जाम का हो रहा है। तो आखिरी के 3-4 महीने में जो बच्चे तैयारी करते हैं उस 3-4 महीने में 3-4 बातें आपको 40% जो है वो रिवीजन करना चाहिए, 30% टेस्ट देना चाहिए, 20% आपको जो है जो मिस्टेक है उसका एनालिसिस करना चाहिए, और 10% ही न्यू लर्निंग करना चाहिए जो बच्चे साल भर पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो आखिरी के 3-4 महीने में पढ़ रहे हो तो ऐसे भी पास करने के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है। लेकिन जो स्ट्रेटजी होना चाहिए आखिरी के 4 महीने में वो मैंने आपको परसेंटेज में गिनाया। यानी उस 100% में 40% आपका रिवीजन हो, 30% टेस्ट दीजिए, 20% मिस्टेक का एनालिसिस कीजिए ताकि वो दोहराए नहीं, और सिर्फ 10% ही न्यू लर्निंग होना चाहिए, यानी नए चीज़ को सीख रहे हैं, ताकि मेरा आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है वो कवर हो जाए और पीछे का जो मेरा चल रहा है उसका रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी हो जाए। तब उस बच्चे का आप एक टॉप रिजल्ट देख पाएंगे। तो अच्छा रिजल्ट भी 3 महीना के अगर इस नियम को पालन करते तो कोई स्टूडेंट अच्छा नंबर भी ला सकता है 3 से 4 मंथ के अंदर। हाँ, लेकिन तब जब वो पहले से पढ़ रहा हो, क्योंकि जो आखिरी के 3-4 महीने में पढ़ेगा वो रिवीजन करेगा क्या? वो तो स्टार्ट ही किया है। तो वो स्टार्ट ही किया है तो रिवीजन 40% कहाँ से करेगा? 40% रिवीजन के लिए तो उसको पहले 40% पढ़ लेना होगा। तो इसलिए आखिरी के 3 महीने में स्टार्ट करने वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, PYQ जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ चुके हैं या आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस के पीछे ध्यान लगाए। तो हम क्या बोले, मैंने इसके पहले क्या कहा कि आप पास कर सकते हैं, आप पासिंग परसेंटेज जो होता है उसको बेहतर थोड़ा कर सकते हैं। यानी अगर आप 300 लाने वाले हैं तो 350 लेकर के आइएगा। हो सकता है कि आपके अंदर 350 लाने की एबिलिटी पहले से है तो आप 360-70 ले आइएगा। लेकिन
ये सोच लेंगे कि हम 450 ले आए 500 के अंक में, या हम 460 ले आए, 420 ले आए, 415 ले आए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको साल भर की तैयारी करनी ही होगी। अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक कमज़ोर है तो क्या वो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला? बिल्कुल नहीं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो मैंने पहले भी कहा था कि आप रट के परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा नहीं है तो आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जो आपका गोल है वो कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना बिल्कुल जरूरी। तो सर ऐसी कोई 3 बुक्स जो स्टूडेंट को लास्ट के 3-4 मंथ के अराउंड उसे बुक्स पढ़नी चाहिए, फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल। आखिरी के 3 महीने में सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन बैंक, PYQ जिसको बोलते हैं, क्योंकि उससे आपको ये एनालिसिस करने में फ़ायदा मिलता है कि कौन सा क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि उस पर उसकी विश्वसनीयता पर आप सवाल नहीं उठा सकते। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आप PYQ लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। दूसरा नंबर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव जो है ना उसमें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी 50% आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में वो पिछड़ने की वजह से मार्क्स नहीं अच्छा ला पाता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को बेहतर करने के लिए स्पेशली जो चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव बुक्स अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशन के, उसमें से कोई एक बेस्ट पब्लिकेशन आप उठाइए और उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाइए। उससे आपको ये एनालाइज करने में फ़ायदा होगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन मेरे से कम बन रहा है। इससे आपको ये एनालाइज करने में मदद मिलेगा कि मेरा वो टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक पे पार्टिकुलरली ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और बाकी जो मेरा ईजिली बनता जा रहा है जिस टॉपिक में, तो यानी क्लियर है कि ये टॉपिक मेरा एक बार में क्लियर है, तो उसको दोबारा देखने वक्त जब जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय मेरा बर्बाद नहीं होगा। तो एक तो ये बुक हो गया। और तीसरा नंबर क्या है कि भाई जो तीसरा जो आपने पूछा, अगर कोई मार्केट में ना मतलब मॉक टेस्ट अवेलेबल है, किसी जैसे होता ना कि 5 सेट देता है, कोई 10 सेट देता है, तो ऐसा बुक आप लीजिए जिसमें 5 सेट कम से कम हो, और आखिरी के मतलब 1-1.5 महीने के जो समय बचता है तो उसमें आप हर 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन के गैप पे वो पाँचों सेट 3-3 घंटे का ज़रूर लगाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। साथ ही साथ आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आज पेपर होता है तो इस 3 घंटे के पेपर के देने में मेरा कौन सा क्वेश्चन छूटता है, टाइम मैनेजमेंट मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक हुआ तो कौन से टॉपिक में हुआ, जिसके कारण मेरा समय रहते उस टॉपिक को कवर किया जा सके। तो 3 बुक मैंने आपको बताया, PYQ, टॉपिक बाय ऑब्जेक्टिव जो बुक्स अवेलेबल हैं, और लास्ट में कोई ऐसा बुक जिसमें कम से कम 5 मॉक टेस्ट हो। ये 3 चीज़ को अगर कोई पढ़ता है तो ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा और वो अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे ऐसी कौन सी 3-4 गलतियां करते हैं जिनके वजह से उनका मार्क्स कम आता है? एग्ज़ाम के समय तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है बच्चे करते हैं, जो मेरा मानना है कि वो पूरे प्रश्न पत्र को एक बार में नहीं पढ़ते हैं। वो बिना पूरा प्रश्न पत्र पढ़े जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब आखिरी तक वो पहुंचते हैं तो आखिरी तक पहुंचने में पता चलता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत आसान था, जिसको शायद पहले कर लेते तो मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता। तो पहला गलती तो हो गया कि वो पूरा प्रश्न पत्र एक साथ नहीं पढ़ता है। दूसरा नंबर क्या है कि जब दूसरे बच्चों को हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ लिख रहा होता है तो मुझे लगता है कि यही बच्चा बहुत तेज़ है। तो ऐसे बच्चों का क्या है ना कि वो दूसरे अपना पढ़े हुए पे भरोसा खो देता है और वो उस पे भरोसा कर लेता है, तो एक वो गलती हो गया। तीसरा नंबर क्या है कि टाइम मैनेजमेंट अगर मेरा अच्छा नहीं होगा, समय प्रबंधन अगर ख़राब हुआ, तो अंतिम तक आते आते या तो प्रश्न अधूरे रह जाएंगे, उसका जवाब लिखना अधूरा रह जाएगा, और नहीं तो कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट मेरा होना चाहिए अच्छा। और उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने बोला कि वो बच्चा कितना भी तेज़ लिख रहा हो, लेकिन उस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ये लिख रहा है तो हम कौन सा पीछे हैं, मेरी तैयारी कौन सी कम है।
तो इसलिए एक एक ये बात हो गया। अगर ये 4 महत्वपूर्ण बात पे ध्यान दें तो उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि आप पेपर का जो है मतलब लिखने वक्त अरेंजमेंट कैसे करते हैं। जैसे आपका साफ़ सुथरा लिखावट होना चाहिए, फार्मूला, उसके यूनिट्स, साइन, स्पेलिंग, इस सब पे प्रॉपर आप ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और है कि जैसे अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपके पास ना फिर से उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आप देख नहीं पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन मेरा बना, कौन सा क्वेश्चन छूटा, कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं लिखा गया जिससे मेरे मार्क्स कट सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर बच्चा फॉलो करे तो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स भी कम कटेंगे और वो 3 मिस्टेक जो है उसके नंबर को कटने से बचाएगा और बेहतर नंबर दिलाएगा। सर ये तो बच्चे के फ्यूचर की बात हो गई, तो बच्चे आगे निकल रहे हैं आपके कोचिंग संस्था से, कई बच्चे टॉपर्स भी निकले हैं, अच्छे रिजल्ट भी निकल रहे हैं। तो सर आपका क्या फ्यूचर प्लान है आगे? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अगर मैं सरकारी नौकरी में भी अगर जाना चाहूँ तब भी मैं टीचिंग नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नौकरी पहचान दिला सकता है, लेकिन टीचिंग हर बच्चे की सफलता के साथ जुड़ने का एक अवसर देता है। तो इसीलिए मैं अभी भी अपना भविष्य टीचिंग में ही देखता हूँ। हाँ जैसे, तो सर अभी ऑनलाइन ऑनलाइन आ गया है, बहुत सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनका करियर कैसा हो सकता है? क्या वो और जब ऑनलाइन आने से ऑफलाइन वाला टीचर को प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पोस्ट कोविड बेशक ऑनलाइन जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग पे पड़ा है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं पड़ा है, लेकिन ये कह देना कि ऑनलाइन कोचिंग से ऑफलाइन कोचिंग ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन दूरियां कम किया है। जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जो 500 का महीना भी नहीं दे पाएंगे, ऐसे बच्चे जो होते हैं इनके लिए ऑनलाइन जो है दूरी भी ख़त्म किया और उनके पढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान किया। लेकिन ऑफलाइन दिलों का रिश्ता बनाया, क्योंकि मैंने कहा कि ऑफलाइन में आप बच्चों को नज़र से देखते हैं, उनके परेशानियों को बहुत जल्दी समझते हैं और इस वजह से जो है आप उसको पूरा कर पाते हैं, उनके कमियों को दूर कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि एआई आपको ज्ञान दे सकता है, चैट जीपीटी आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और आपका कैरेक्टर एक ऑफलाइन टीचर या एक टीचर ही प्रोवाइड करा सकता है, जो कि एआई या चैट जीपीटी नहीं करा सकता है। बिहार एक शिक्षा का केंद्र माना जाता था, तो आज शिक्षा के मामले में बिहार इतना पीछे क्यों है? देखिए, बिहार शिक्षा में इसलिए पीछे नहीं है कि यहाँ प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसीलिए कि यहाँ शिक्षा, बुनियादी ढांचा, उद्योग में बहुत लंबे समय तक या अभी भी कहिए तो ढंग से निवेश ही नहीं हुआ। एक समय था कि नालंदा, विक्रमशिला पूरी दुनिया को ज्ञान देता था, लेकिन आज आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राजनीतिक प्राथमिकताएं, इन सभी ने मिल करके बिहार की शिक्षा के गुणवत्ता को बहुत पीछे ढकेल दिया है। लेकिन अगर अभी भी आप देखेंगे तो बिहार के बहुत सारे छात्र देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफल होते हैं। यानी इससे साफ है कि समस्या प्रतिभा नहीं है, समस्या गुणवत्ता है, समस्या बुनियादी ढांचा है। तो मेरा मानना है कि अगर अभी भी तकनीक पे जोर दिया जाए, स्कूल की शिक्षा, स्कूल की व्यवस्था, बुनियादी ढांचाओं पे काम किया जाए और साथ ही साथ अगर पलायन को रोका जाए, जो युवाओं का बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है, जो दूसरे स्टेट में जा कर के पढ़ाई करने जाते हैं या किसी रोज़गार की तलाश में जाते हैं, अगर उसको रोकने का प्रयास किया गया तो आज भी बिहार जो है वो पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पर शिक्षा के मामले में आएगा। इन आपके कोचिंग संस्था जो यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स है, उसमें इमरान सर और आपकी और नीरज सर जो आप हैं, और इन दोनों का चर्चा हर स्टूडेंट को रहता है कि हम स्टडी करेंगे तो इमरान सर से और नीरज सर से। तो अभी आप दोनों के बीच में ऐसा क्या विवाद हुआ जो आप दोनों अलग अभी हो चुके हैं? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने पूछा है। एक्चुअल में क्या है कि जो बाहर से लोग देखते हैं, उनका बाहर से किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है, और जो
अंदर चल रहा होता है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। कोई भी घटना रातों रात नहीं घटती है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ चल रही होती है। तो मेरा मानना है कि कोई भी किसी से अलग अपने सिद्धांत की वजह से ही होता है। चूँकि उनका सिद्धांत और मेरा सिद्धांत मैच नहीं कर रहा था, उनका बच्चों के प्रति सोचने का, संस्थान को आगे ले जाने का जो नज़रिया था वो शायद चेंज हो गया, और मेरा जो नज़रिया था वो अलग था। तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई अलग हो जाना चाहिए। इमरान सर के साथ अगर फिर से साथ हो के अगर टीचिंग लाइन में साथ में पढ़ाना पड़े तो क्या आप तैयार होंगे उसके लिए? देखिए, वो निश्चित रूप से वो अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है, फिजिक्स के। और जहाँ तक साथ में पढ़ाने की बात है तो अब शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब से हम सब यूनिवर्सल में सब साथ थे और जब अलग हुए तब से भी उस बीच में इस दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग साथ आ पाएंगे। फिर भी सर अगर इमरान सर का कॉल आता है और वो अपनी गलतियों को, जो मतलब गलती किसकी थी, इमरान सर की कि आपकी, मतलब कोई अलग? देखिए, किसी की गलती को जो है ना, मैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसकी गलती भी बताते हैं तो शायद वो एक बार में अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है उनके नज़रिए में मैं गलत हूँ और मेरे नज़रिए से वो गलत है, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता हूँ। इतना कह सकता हूँ कि सिद्धांत जब नहीं मिलते हैं तो अलग हो जाना ही बेहतर है। कई सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे को रहता है कि भाई अब सर की शादी हो जानी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि मैं बच्चों से मज़ा भी लेता हूँ कि देखो, 5 साल पहले वाले बच्चे भी मुझे देखते थे तो ऐसे ही लगते थे, 5 साल बाद भी हम ऐसे ही दिख रहे हैं, तो यानी हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 साल पहले मेरे पापा गुजर गए थे। तो जिसके कारण क्या है कि जब तक वो थे तो कभी हम लोग को घर के बारे में, किसी भी चीज़ का फैसला लेने के बारे में कभी मतलब जाना नहीं पड़ता था, या पापा बैठाते नहीं थे कि हाँ तुमको ये सोचना है। बस वो सीधा इतना इंडिपेंडेंसी दिए थे कि भाई अपने काम में तुम लगे रहो और उसको जितना बेहतर से बेहतर बना सकते हो बनाओ। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि एकाएक ये सब चीज़ होगा, जिसके कारण क्या है कि हम लोग को एकाएक पता ही नहीं लगा कि अब वो चले गए तो अब क्या होगा, किससे कांटेक्ट करना है, गार्जियन कौन बनेंगे, कौन इसको संभालेगा। बड़े भैया थे तो वो लोग भी कभी इस सब में इन्वॉल्व नहीं रहे। तो एक तो ये परेशानी आई। दूसरा नंबर क्या होता है कि हर घर में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां पहले से होती है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो इस सब की वजह से मुझे जो है घर के उन जिम्मेदारियों को देखते हुए थोड़ा सा होल्ड पे करना पड़ा इस चीज़ को। कहीं सर आप ये तो नहीं डर रहे हैं कि अभी न्यूज में देखने को मिलता है ब्लू ड्रम कोई पहाड़ पर से ढकेल देता है, तो कहीं कहीं ना कहीं आप शायद इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं कर लेंगे तो फिर? देखिए, ये वाला डर जो है वो अभी पूरे इंडिया में सताया हुआ है सबको। लेकिन बात ना डर की है ना किसी लड़ाई की है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लड़के हैं वो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस पे मैं आपको एक शेर के ज़रिए आपको जो है वो एक बात कहूँगा। तो शेर कुछ इस तरह से है कि कोई झूठी ना दे दे मैं गवाही से डरता हूँ, सुकून की है ज़िंदगी मैं तबाही से डरता हूँ, और घर का जिम्मेदार हूँ इसीलिए शरीफ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं लड़ाई से डरता हूँ। तो ये मेरे तरफ से उन सभी मेरे द्वारा बोला गया, समझिए एक तरह से मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भावनाओं के ज़रिए उन सभी लड़कों की भावनाएं हैं जो लड़ने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से कह सकते हैं कि वो घर की जिम्मेदारियों में इतने दब चुके होते हैं या उसको इतने बेहतर ढंग से लेकर के चल रहे होते हैं कि लड़कों को ये फिर ध्यान ही नहीं होता है कि उसके साथ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो नीला ड्रम का कहानी जो बीच में निकल के आता है, इसके सबसे बड़ा मैं रीज़न यही मानता हूँ कि लड़के जो है वो अभी जिम्मेदारियों के कारण इतना इसके पीछे दिमाग ही नहीं लगा पाते। वो सीधा सोचते हैं कि हाँ चलो भाई अब मेरा एक नया लाइफ शुरू हो रहा है, एक सेकेंड इनिंग हम शुरू कर रहे हैं। उसको क्या पता है कि भाई बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रहा है।
तो बाद में पता चलता है कि वो नीला ड्रम में है, तो कभी पहाड़ से धक्का दे दिया गया। देखिए, ऐसा है नहीं कि सभी लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन जब इस तरह का उदाहरण न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश भर में आता है, तो ये 3 4 5 उदाहरण ही काफ़ी होता है लड़कों को डराने के लिए, परिवार वालों को डराने के लिए। इसीलिए मैं मानता हूँ कि शादी एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा कदम होता है। तो इसीलिए सोच समझ के जब उस रिश्ते के बारे में आप अच्छे से जानकारी जुटा लेते हैं और आपको पूरा भरोसा होता है उस रिश्ते पे, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आप दोहराना नहीं चाहते? देखिए, हर एक इंसान कुछ ना कुछ गलती करता है और गलतियों से ही सीखता है। तो ऐसे भी हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जब मेरा स्टडी टाइम चल रहा था, तो उस टाइम मैं इंट्रोवर्ट बहुत था, मतलब अंतर्मुखी। तो मेरे अंदर हेजिटेशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ और कभी उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि एक इंट्रोवर्ट जो है, अंतर्मुखी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होना वो सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना आपके सामने आए हुए अपॉर्चुनिटी को आपके हाथ से निकाल कर खींच कर ले जा सकता है। तो एक वो मैं गलती नहीं करूँगा और अपने आप को उतना इंट्रोवर्ट नहीं बनाऊँगा जो हुआ। दूसरी है क्या कि स्टडी टाइम में मैंने जो गलतियाँ की, उन गलतियों को ही सीख करके तो मैं अपने बच्चों को उन गलतियों से बचाने का प्रयास करता हूँ। तो एक वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट का नहीं होना, क्योंकि मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हर एक टीचर को अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि वो समय का प्रबंधन कैसे करे, ये ज़रूरी है। तो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा जो गलतियाँ टाइम मैनेजमेंट में हुई हैं। और तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ है कि जो सब्जेक्ट मेरा लगा कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देना। तो ये सब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो एजुकेशन से ही रिलेटेड मैंने करी हैं। बाकी और ऐसा कोई मुझे याद नहीं है गलतियां जो मैंने की है। तो वो, उस गलतियों को मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, उसको दोबारा मैं नहीं करना चाहूँगा। सर, खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते हैं? खुद को मोटिवेट रखने के लिए मैं एक ही बात पे ध्यान देता हूँ कि मेरा एम क्या है और क्या आज का जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव किया कि नहीं किया। क्योंकि डेली टारगेट को अगर आप लेकर के नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट से दूर भी होते चले जाते हैं और वो आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है और आपका मोरल डाउन करता है। तो इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मतलब मोटिवेशन को हाई रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि हमेशा अपना लक्ष्य मत भूलिए, हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए। अगर सर आपको मुझे कोई 2 एडवाइस देनी हो तो वो 2 एडवाइस क्या होगी? अगर मुझे आपको एडवाइस देनी हो तो 2 एडवाइस ये रहेगी कि रोज़ कुछ नया सीखिए और कभी किसी को छोटा मत समझिए। क्योंकि ज्ञान और सम्मान, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर आने के लिए और अपनी कीमती समय देने के लिए। ये इस वीडियो के माध्यम से कई सारे बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आई नो सब जो गलतियां करते हैं पढ़ाई के समय में कैसे नहीं किया जाता, वो सब गलतियां को सुधारें और आगे उन बच्चों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे, उन पे भी वो ध्यान देंगे। अब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों को यूनिवर्सल ट्यूटोरियल को थोड़ा और करीब से जानने का मौका मिला। और शायद अगर मेरा कोई भी एक बात किसी बच्चे को क्लिक कर जाता है और उसकी वजह से वो अपने तैयारी को बेहतर कर पाता है और कुछ भी मोटिवेशन मिल पाता है जिसके कारण वो अपने ज़िंदगी में आगे बेहतर कर पाता, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी, थैंक यू सर।